आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के बधाल में पुरस्कार बीमारी से 17 लोगों की मौत, गांव कंटेनमेंट जोन में तब्दील, जांच जारी। जलगांव रेल हादसे में 13 लोगों की मौत, आतिशज़दगी की अफवाह के बाद ट्रेन से कूदने वाले मुसाफिर दूसरी गाड़ी की जद में आए। ओला उबर के आईफोन और एंड्रॉयड पर अलग अलग किराए को लेकर सरकार सख्त, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने भेजा नोटिस। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा, हिंदुस्तान ने बंद नहीं किया पाकिस्तान के साथ कारोबार, कहा ट्रेड बहाली का भी कोई प्रपोजल नहीं। सऊदी अरब का अमेरिका में $600 बिलियन की सरमायाकारी का मंसूबा, सऊदी वलीअहद ने किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के राजौरी के गांव बधाल को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। यहां पर पुरस्कार बीमारी से 44 दिन में 3 कुनबों के 17 लोगों की मौत हो गई है। यहां भीड़ जमा होने पर भी रोक लगा दी गई है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जांच चल रही है, अभी तक हम ये पता नहीं लगा पाए हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। फिलहाल तो तहकीकात हमारी जारी है। हम अभी तक कम से कम इतना तो समझ पाए हैं कि ये कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है। अब क्या चीज है, इसके लिए हमारी अपनी मेडिकल टीम, मरकज की टीम और पुलिस का अब सिट भी बिठाया गया है। हम जवाब जो है वो हासिल करेंगे और लोगों को बताएंगे। अब इसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है क्योंकि अभी तक सब्सटेंस क्या है, किस वजह से ये सब हो रहा है, इसके बारे में पूरी तरह से हम पता नहीं कर पाए। जैसे कर पाएंगे आपको बता देंगे। महाराष्ट्र के जलगांव में एक अफवाह ने 13 लोगों की जान ले ली है। जलगांव जिले में बुध की शाम पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह कुछ इस तरह फैली कि मुसाफिर जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदने लगे। कुछ लोग ट्रेन से कूद गए, वहीं कुछ मुसाफिर पटरी पर इधर उधर भागने लगे। इतने में दूसरे ट्रैक पर आ रही तेज रफ्तार कर्नाटक एक्सप्रेस ने उन्हें बुरी तरह से कुचल दिया। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। देखिए, जो कल अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ था, उस हादसे में अब तक 13 लोगों के हताहत होने की जानकारी सामने आई है। इसमें से 7 जो हताहत व्यक्ति हैं उनकी पहचान कर दी गई है। इनमें से जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट है वो पेमेंट 3 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। जो व्यक्ति मृत हुए हैं, हताहत हुए हैं, उनको 1,50,000 रुपये, जिन व्यक्तियों को सीरियस इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये और जिन व्यक्तियों को सिंपल इंजरी हुई है उनको 5,000 रुपये का एक्स ग्रेशिया पेमेंट रेलवे के द्वारा दिया जा रहा है। इसी के साथ में रात में हमारे जनरल मैनेजर साहब स्वयं, पीसीएमडी मैडम और बाकी पीएचओडी के साथ में और डीआरएम भुसावल के साथ में सभी यात्रियों को व्यक्तिशः मिलकर आए हुए हैं। उनकी स्वास्थ्य की सुधारना के लिए जो भी खबरदारियां ली जा रही है उनके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। भुसावल मंडल के डॉक्टरों की एक टीम लगातार इन हॉस्पिटल्स में तैनात है, जो कि यात्रियों की हेल्थ है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए प्रयास कर रही है। इसी के साथ में बाकी जो सेवाएं थी वो कल ही सुचारू रूप से उसके ऊपर संचालित की जा रही थी। जो गाड़ी थी पुष्पक एक्सप्रेस जो लखनऊ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस आने वाली थी, वो रात में 1:12 पे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में आई थी। उसके बाद में उनके यात्रियों को यहाँ से सारी मदद की गई। उन सभी यात्रियों को अपने अपने निश्चित स्थान तक पहुंचाने में रेलवे द्वारा जो संभव मदद है वो की गई है। कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने जलगांव रेल हादसे पर कहा है कि मुल्क में ट्रेन हादसे बढ़ रहे हैं। सरकार को एक वाइट पेपर जारी करना चाहिए कि गुज़श्ता 10 साल में रेल हादसों में कितने लोगों की जान गई है। वो बहुत दुखदाई है। मालूम पड़ा कोई अफवाह फैली, उससे लोगों ने चेन खींच ली और बहुत से लोग उसमें मारे गए। तो ट्रेन हादसे लगातार देश में बढ़ रहे हैं और सरकार हमेशा दावे करती है, कभी बुलेट ट्रेन के, कभी आधुनिकीकरण के, इलेक्ट्रिफिकेशन के। रोज प्रधानमंत्री, रेल मंत्री बटन दबा के रेलों को छोड़े, लेकिन जो रेल नेटवर्क आज है
वो उसमें पर्याप्त निवेश नहीं कर रहे हैं कि उसकी मरम्मत की जाए, सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया जाए। इतने लोगों की, निर्दोष लोगों की जान जा रही है, ये बहुत दुखद है। मुझे लगता है सरकार को एक वाइट पेपर जारी करना चाहिए कि रेलवे के अंदर पिछले 10 सालों में कितना आपने निवेश किया, कितने लोगों की जानें गई हैं, ट्रेनों का एक्सीडेंट्स लगातार हो रहा है और जवाबदेही तय नहीं हो रही है। होता है, शोक पकड़ कर देते हैं और फिर काम आगे निकल जाता है। किसी की जवाबदेही तय करें और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, ये सरकार का काम है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगले 5 बरस में उनकी सरकार की अव्वलीन तरजीह दिल्ली में बेरोजगारी को ख़त्म करना होगा। उनकी टीम रोजगार के मौके पैदा करने के लिए मंसूबे तैयार कर रही है। मैं पूरी दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए घूम रहा हूं, गली गली में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं। लोगों की जिंदगियों में जो परेशानी आती है, पिछले 10 साल में हम लोगों ने उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश की। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में काफी काम किया। लेकिन एक चीज है जो मेरे दिल को बहुत पीड़ा पहुंचाती है, और वो है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के घर बैठे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं। इनमें कुछ बच्चे कई बार गलत संगत में पड़ जाते हैं, और जब गलत संगत में पड़ जाते हैं तो उसके बाद अपराध के क्षेत्र में चले जाते हैं। उनको वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वजह से परिवार पीड़ित हैं, दुखी हैं। मैंने ये तय किया है, अगले 5 साल में, पिछले 10 साल में मैंने इन सभी क्षेत्रों में बहुत काम किया, अगले 5 साल में और अन्य क्षेत्रों में तो काम जारी रहेगा। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़क में, सीवर में, मेट्रो में, सारे काम करेंगे हम लोग। लेकिन मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी अगले 5 साल में होगी बेरोजगारी को दिल्ली से दूर करना, अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना। किस तरह से बच्चों को रोजगार दिलाया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग के ऊपर मेरी टीम तैयार कर रही है। हमारी बहुत अच्छी टीम है हम लोगों के पास। आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, गोपाल राय जी हैं, जैस्मिन है, राघव चड्ढा है, संजय सिंह हैं, सतेंद्र जैन है, सौरभ भारद्वाज है। बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों के नाम भी रह गए होंगे। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कमिटेड लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। इन सब लोगों को मैंने काम पे लगाया है कि दिल्ली से बेरोजगारी कैसे दूर की जाए, इसके ऊपर काम करें। और हम पूरी प्लानिंग तैयार कर रहे हैं दिल्ली के बच्चों को रोजगार दिलवाने के लिए। आपको याद होगा कोरोना का टाइम, कोरोना के वक्त सारे बाजार बंद हो गए थे, दुकानें बंद हो गई थी, इंडस्ट्री बंद हो गई थी, बड़े स्तर के ऊपर बेरोजगारी फैल गई थी, सबकी नौकरियां चली गई थी। उस वक्त हम लोगों ने दिल्ली सरकार के माध्यम से कई सारे प्रयास करके 12 लाख बच्चों को रोजगार का इंतजाम किया था। आज पंजाब में हमारी सरकार है। पंजाब में मात्र 2 साल के अंदर हम 48,000 से ज्यादा बच्चों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं और 3 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए प्राइवेट में रोजगार का इंतजाम कर चुके हैं। तो हमें रोजगार देना आता है और हमारी नीयत भी साफ है। हमारे दिल में आपकी समस्या को लेके पीड़ा है, इसके ऊपर हम काम करेंगे, मिलके करेंगे। मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरी टीम भी अकेले नहीं कर सकती। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके, जैसे हमने अन्य क्षेत्रों में ऐतिहासिक काम किए, मुझे पूरी उम्मीद है अगले 5 साल के अंदर दिल्ली से बेरोजगारी दूर कर देंगे। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने दिल्ली पुलिस और बीजेपी पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के कारकुनान के घरों पर बिना नोटिस या एफआईआर के मुबैना तौर पर छापे मारे जा रहे हैं। संजय सिंह ने बीजेपी के खिलाफ वज़ीर आला आतिशी के इल्जामात की तायीद की। देखिए, ये आरोप मात्र नहीं है, ये तो किया गया ना। हमारे कार्यकर्ताओं के घर में रात में 10 बजे जाके पुलिस छापेमारी कर रही है। किस आधार पे? कि किसी ने कह दिया कि ये संदिग्ध लोग प्रचार कर रहे हैं। इसका कोई सिर पैर है? क्या पुलिस को रात में ऐसे किसी के घर में घुस के छापेमारी करने का, जांच करने का अधिकार है? बिना नोटिस, बिना सम्मन के, बिना एफआईआर के? तो ये चल क्या रहा है? चुनाव आयोग के नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। हमने समय भी मांगा है चुनाव आयोग से, 3 दिन हो गया, अभी तक समय हम लोगों को नहीं मिला है। कोई कंप्लेंट करते हैं, उस पर एक्शन नहीं हो रहा है।
पहले शुरू में थोड़ी बहुत शिकायतों पे कार्रवाई हुई, अब तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ये ऐसे तो फिर कहां निष्पक्ष चुनाव बचा? मुख्यमंत्री के इलाके में रोका जा रहा है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल जी के इलाके में रोका जा रहा है, तो टारगेट करके ये काम किया जा रहा है ना। चुनाव हार रहे हो तो हार के बौखलाहट से ये हथकंडे अपना रहे हो। तो हम तो कल गए थे वहां, फिर जब उनके पास कुछ निकला ही नहीं तो फिर छोड़ना पड़ा पुलिस को। आपको बता दें कि दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी ने दिल्ली के इलेक्शन अफसर को ख़त लिखकर इल्ज़ाम लगाया है कि दिल्ली पुलिस बीजेपी वर्करों के खिलाफ शिकायत को बंद करने की कोशिश कर रही है, जिन्होंने 21 और 22 जनवरी को आम आदमी पार्टी के कारकुनान को धमकी दी थी। बीजेपी लीडर आरपी सिंह ने वज़ीर आला आतिशी के ख़त पर कहा है कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो पेश करना चाहिए। बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने का कोई मतलब नहीं है। उनके पास कुछ सबूत हो तो पेश करें, वो कुछ तथ्य हो तो उनके साथ वो बात करें। निराधार आरोप लगाने को लाभ नहीं। क्या कि उनको पता चुनाव हार रही हैं, इसलिए अब वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचने वाली बात है कि कुछ भी निराधार आरोप लगाकर अपनी आने वाली हार के झेम कैसे मिटानी है। कालकाजी असेंबली हलके से कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा ने वज़ीर आला आतिशी के ख़त पर कहा है कि उन्हें नहीं पता कि इन दोनों पार्टियों के बीच क्या चल रहा है। इनका मकसद इश्यूज से ध्यान भटकाना है। देखिए, मुझे नहीं मालूम इन दोनों में क्या चल रहा है। एक ही मकसद है, मुद्दों से ध्यान भटकाना। मेरी जहां तक बात है, मैं कालकाजी की हर गली में हर समय हूं, लोगों के बीच में हूं। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। लोग बिल्कुल भी किसी भी तरह की हिंसा का या अभद्र भाषा का, जो रमेश भिदुड़ी ने बोली, उसका समर्थन नहीं करते। लोग शांति प्रिय, लोग प्यार और भाईचारे से हैं। स्वाभाविक कुछ लोगों का गुस्सा इसलिए फूटना बीजेपी और आम आदमी पर स्वाभाविक है, क्योंकि इन्होंने ठगा है कालकाजी के लोगों को। आज सड़कें भी बताते हैं कि जब शीला जी थी तब बनी, उसके बाद सड़कें नहीं बनी हैं। गलियां खुदी हुई हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, बदबू और बीमारियां फैल रही हैं, तारों के भयानक जाल हैं, एक चिंगारी खतरनाक रूप ले सकती है। तो लोगों में गुस्सा इन सब चीजों को लेकर, महंगाई और बेरोजगारी को भी लेकर कोई राहत इन्होंने नहीं दी। दोनों के प्रति लोगों में गुस्सा है और लोगों के गुस्से का सामना जरूर करना पड़ रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को। और वो जनता है, बिल्कुल गुस्सा आपको उनका सुनना पड़ेगा। एक महिला, मैं प्रचार कर रही थी गोविंदपुरी में, ऊपर से बहुत गुस्से में चीखी वो। मैं रुकी कि क्या हुआ, सो उसने कहा कि इन सड़कों की वजह से मैं गिर गई, मेरे पैर में प्लास्टर है। वो इतना गुस्से में थी और उसका गुस्सा हम पर निकल रहा था, क्योंकि जो जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, नगर निगम पार्षद तीनों भाजपा के, 10 साल सांसद भिदुड़ी जी रहे हैं, आतिशी मरलीना टेम्परेरी सीएम वहीं से हैं, लेकिन वहां की हालत की वजह से लोग घायल हुए, लोग गिरे, लोगों को चोटें लगी हैं और लोग जो है वो गुस्से में हैं। लेकिन दूसरी जो चीजें वो इनके बीच की होंगी, मुझे नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं। सिर्फ मुझे लगता है दोनों का मकसद सिर्फ मुद्दे से भटकाना है। तू मैं लड़ाई झगड़ों तक लोगों को सीमित रखना चाहते हैं और लोग इससे बाहर निकलना चाहते हैं। बिहार के मोकामा में साबिक रुकन असेंबली अनंत सिंह और उनके हामियों पर हमला हुआ है। ये वारदात नौरंगा गांव की है। जवाब में अनंत सिंह के लोगों ने भी गोली चलाई। दोनों ग्रुपों के बीच 60 से 70 राउंड फायरिंग हुई है। अनंत सिंह के 2 हामियों को गोली लगी, लेकिन वो बाल बाल बच गए। ईंट भट्टे के मालिक सोनू मोनू पर फायरिंग का इल्ज़ाम है। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। यहाँ पर 10-15 को लोग आए एकदम बिजनेस 6 बजे, तो लोग के हम बोले कि लोग काहे के लिए आए हैं, तब बोले कि हमरा घर में ताला लगा देलक है, हमरा के भगा देलक घर से, इतना रुपया मांगे। हम रुपया कहाँ से लेंगे? हम कहेंगे ठीक है, हमें थाना तो चल जाओ, डीएसपी साहब से जाकर मिल ले। गया थाना मिलने के लिए, तो मिला नहीं मिला, जो न्यूज सो मोबाइल नंबर हम लिए नहीं, हमको नहीं पता लगा। तो गांव में हम लगाए फोन, तो कहा कि जैसे कुंजी ताला है, 4 घंटा के बाद हम लगाए कि जैसे ताला कुंजी है और उसी ताला कुंजी लगल है, कोई परिवर्तन यहाँ नहीं हुआ है। हम कि चलो कुल के ताला कुंजी खोल देंगे, अपना अपना घर में रहेगा। तो हम चल गए, जाकर ताला कुंजी खोल दिए। तो मन में हुआ कि सोनू मोनू को कह दे चल के कि ऐसा गलती काहे करता है, तुम पहले गंगा जी के समूचे खेत खन दिया है, तो वहां तक जो घाट नहाने के लिए तुम वहां नहीं छोड़ा,
मनमानी करते गया। अब घर हेल हेल के तो पैसा मांगता है। दांत कुमार लड़की को उखाड़ दिया, बूढ़ी को उखाड़ दिया, मैंने जीना धिक्कार किया तुम आदमी के। तो हमको काहे बनाया है? हम जनता को भगवान बोलते हैं। अब भगवान के कोई मारते रहे, घर से भगैले रहे, तो सब विधायक हम नहीं रहेंगे तो ये काम हम करेंगे। जुलूम होगा पर साथ हम रहेंगे। तो आप पहुंचे दादा, तो फिर क्या हुआ वहां पर? तो हम दो आदमी कहे कि देखो सोनू मोनू है घर में, देखने के लिए गया। वो न सब भागे लगा, गोली उसको गर्दन में लग गया, कंधा में। और बाद हम लोग को जो आदमी था इसको बचाने के लिए दौड़ गया। और कुछ अनहूर से छूटा, कुछ अनहूर से छूटा, लेकिन हमें रोड पर से जैसे जैसे कहानी वहां बंद हो गया था। फिर हम लोग की गाड़ी बैठ के मतलब डायरेक्ट हमला कर दिया गया। हाँ, तो आपने ध्यान कहने के लिए ना कि आपको विधायक जी बुलाने के लिए आए हैं, चलिए जी मिलकर बताइए काहे से करते हैं, बस गोली चला दिया। तो आपकी तरफ से सुरक्षा में फायरिंग की गई अपनी जान को बचाने के लिए? नहीं, हमें तो रोडे पर रह गए, लेकिन जो दो आदमी को रगेद रहा था बचाने के लिए दौड़ में करेगा जैसे में रहेगा से। जो आदमी साथ में जिसको भेजे लाने के लिए उसको कोई मारे लगेगा तो आदमी रुकेगा, बचाने के लिए जाएगा। बस ये हुआ है। तो क्या लगता है सर, ऐसे में पुलिस से क्या गुहार होगा आपका? पुलिस पर कोई गुहार नहीं होगा। हम इतना जरूर कहेंगे कितना समय लेके जाएंगे तो कैसे होगा। कुछ चीज के घर लूट के लेकर चल जाता है, मोबाइल के युग है। पुलिस के कहते हैं कि हमको अभी अथी दीजिए लिख के। सोचो घर लूट रहा है रोड पर और मांगे हम अथी लिख के दीजिए, कोई कहे कि तरीका नहीं है। तो दरोगा जी के बताइए कि एक कहानी दूसरा है कि थाना का काम है, वह तो सगरों थाना रहता है। अब देखिए अनंत सिंह पर हमला हुआ है तो सोचिए पूरे मोकामा ही नहीं पूरे बिहार में तनाव हो जाएगा। अनंत सिंह भूमिहारों के बड़े चाहते हैं, जान लीजिए पूरे बिहार के भूमिहारों के हीरो है अनंत सिंह। तो अनंत सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है, ये खबर चल रही है। तो अनंत सिंह पर गोली चले और उनके समर्थक बैठे रहेंगे, तो वहां पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह पर फायरिंग की वारदात पर कहा है कि सरकार और वजीर आला मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। वजीर आला ने हाल ही में 2 खूंखार बदमाशों को जेल से रिहा करवाया है। बाहर आने के बाद बदमाश बेलगाम हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी को आकर के जवाब देना चाहिए कि पटना के ठीक पास में 200 राउंड गोलियां चलती हैं और जो लोग चलाने वाले हैं खुलेआम जो है इंटरव्यू भी दे रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से दिखाता है कि सरकार जो है, मुख्यमंत्री किस प्रकार से इन लोगों को, अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने अभी फिलहाल में ही 2 ऐसे खूंखार अपराधियों को जो है जेल से बाहर निकालने का काम किया। अपने दस्तखत पर कानून तक बदल दिया गया उनको बाहर निकालने के लिए, और बाहर निकलने के बाद पूरी तरीके से बिहार में अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, हम लगातार 8 महीनों से बुलेटिन जारी कर रहे हैं, एक नहीं 100 घटनाओं का हर जगह हो रहा है। आपके मंत्री के भाई जो है दुकानदारों को उठा करके किडनैप करके जमीन लिखवाने का काम कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और बताइए, जो लोग भी हैं अपराधी हैं वो खुलेआम कैसे अभी भी घूम रहे हैं, वो इंटरव्यू कैसे दे रहे हैं, क्या कार्रवाई हो रही है? तो पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी, अगर आप देखें तो उनको संरक्षण ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनका पूरी तरीके से सहयोग भी कर रहे हैं। आप देखिएगा जितने भी बिहार में अपराधियों की अगर पृष्ठभूमि अगर देखी जाए तो वो लोग कौन लोग हैं और कौन लोग संरक्षण दे रहा है, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी 7 दिनों के लिए, तो किन किन लोगों की मदद से वो मुख्यमंत्री बने थे ये सब जानते हैं बिहार के लोग। हम लोगों की सरकार आएगी तो लॉ एंड ऑर्डर को कैसे दुरुस्त किया जाता है वो दिखाने का काम करेंगे। और यही नहीं बल्कि किस प्रकार से जो है अपराधियों को सबक सिखाया जाएगा, ये काम हम लोग करने का काम करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी अब होश में नहीं है। क्यों नहीं आकर के इतनी बड़ी घटना होगी? इतनी बड़ी घटना किसी और के राज्य में होती तो आज जो है ब्रेकिंग न्यूज चल रहा होता, पहले पन्ने पर जो है इसकी बात की जा रही होती। जंगल राज करने वाले लोग खुद के राज्य में देख लो क्या हो रहा है। तो इसलिए पूरी तरीके से बिहार में अपराधी बेलगाम है। डीजीपी हो या चीफ सेक्रेटरी हो
इनकी कोई चलती नहीं है। पूरे तरीके से 2-4 लोग मिलकर के सरकार चला रहे हैं। करप्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह आप से देखिए, DO करप्शन डीओ के घर में 1 करोड़ रुपए मिल रहे, उससे भी अधिक करोड़ों में पैसे मिल रहे हैं। तो बिहार में कितना भ्रष्टाचार है, ये मुख्यमंत्री जी को अपना चश्मा जो है साफ करा करके देखना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी को तो अधिकारियों ने और कुछ नेताओं ने घेर रखा है, उनको नजर में नहीं आने दिया जाता है ये सारी चीजें, या आ रहा है नहीं आ रहा उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन पूरी तरीके से बिहार में अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। यहाँ पूरी तरीके से लूटा जा रहा है बिहार को बर्बाद किया जा रहा है। बिहार की जनता इन लोगों को सबक सिखाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी काबीना के रुफ़क़ा और दीगर पार्लिमानी अरकान के साथ आज संविधान सदन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वहां मौजूद स्कूली तलबा से भी बातचीत की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ जारी है। अब तक तकरीबन 10 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में आई अदाकारा भाग्यश्री ने कहा कि यहाँ उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आज जो वातावरण है वो अद्भुत है, कुछ अलग ही है। और कल काफी घूमे हम, अलग अलग शिविर और अलग अलग जगह पर जाकर देखा हम लोगों ने। बहुत सारे साधु संत से परिचय भी हो गया, आशीर्वाद भी मिल गया। अब सवेरे स्नान करने की इच्छा है एक्चुअली। अब देखते हैं कैसे बनता है माहौल। और बस पूरे परिवार के साथ आए हैं, तो मेरे ख्याल से ये मुझे लगता है कि बुलावा आ गया, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जहां पर अब बच्चे नहीं रहे, बहुत बड़े हो गए हैं, तो सबका टाइमिंग, बैठना, यहाँ पर आना और इकट्ठा साथ में आकर यहाँ पे संगम जाना, दर्शन करना। तो मेरे ख्याल से जैसे बोलते हैं ना कि माता का बुलावा आया है, वैसे संगम का बुलावा आया है। कैसी व्यवस्थाएं कैसी लग रही है आपको जिस तरह से? फिलहाल तो हम कुंभ विलेज में हैं। बहुत अच्छे टेंट्स हैं। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी सारी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है। और गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें की है। तो जैसे शौचालय भी बनाए हैं, रास्ते भी किए हैं, ट्रैफिक ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां लोग इतने बड़े तादाद से आ रहे हैं, इतनी सारी सुविधाएं एक साथ मौजूद करना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ इंडिया में पॉसिबल है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ कारोबार कभी बंद नहीं किया। उन्होंने 2019 में खुद ही कारोबार बंद किया है। वाशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एस जयशंकर ने कहा कि अब तक कारोबार पर पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है और न ही उन्हें कोई प्रपोजल मिला है। देखिए, ट्रेड हमने तो बंद नहीं किया। जो किया तो उनके प्रशासन ने जो 2019 में जो निर्णय लिए गए कि भारत के साथ व्यापार नहीं करना, वो उनके साइड से था। तो हमारा जो ये इस मुद्दा के बारे में हमारी जो चिंता जो थी, शुरू से हमारा हित था कि हमें MFN स्टेटस मिले। कि हम पाकिस्तान को MFN स्टेटस देते थे, वो हमको देते नहीं थे। तो आज पिछले साल के बाद ऐसी कोई पाकिस्तान के साथ बैठ के ऐसी कोई बात नहीं हुई व्यापार के बारे में, ना उनके यहाँ से कोई ऐसा इनिशिएटिव आया है। सऊदी अरब अगले 4 वर्षों में अमेरिका में 600 अरब अमेरिकी डॉलर की सरमायाकारी करना चाहता है। क्राउन प्रिंस ने यह ऐलान किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के अपने पहले गैर मुल्की दौरे के तौर पर सऊदी अरब जाने का ख्याल जाहिर करने के बाद सऊदी अरब ने यह बयान जारी किया है। जम्मू कश्मीर के बदहाल में पुरअसरार बीमारी से 17 लोगों की मौत, गांव कंटेनमेंट जोन में तब्दील, जांच जारी। जलगांव रेल हादसे में 13 लोगों की मौत, आतिशज़दगी की अफवाह के बाद ट्रेन से कूदने वाले मुसाफिर दूसरी गाड़ी की जद में आए। ओला उबर के आईफोन और एंड्रॉयड पर अलग अलग किराए को लेकर सरकार सख्त,
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने भेजा नोटिस। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा, हिंदुस्तान ने बंद नहीं किया पाकिस्तान के साथ कारोबार। कहा, ट्रेड बहाली का भी कोई प्रपोजल नहीं। सऊदी अरब का अमेरिका में $600 बिलियन की सरमायाकारी का मंसूबा। सऊदी वली अहद ने किया ऐलान। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाजत दीजिए। आदाब। सारा प्रोग्राम